हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा आपके साथ एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है निशब्द, प्यार की एक खामोशी। इसे लिखा है ज्ञानेंद्र मदेशिया ने और आवाज दी है मैंने। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सुनिए, खाना लगा दूं? पूजा ने अपने पति राहुल से पूछा। कल रात की बात याद है ना? अब से दोबारा कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। राहुल की ये आवाज कमरे में गूंज उठी। पूजा ने आज्ञा भाव में सर हिलाया। राहुल के ऑफिस चले जाने के बाद पूजा आज भी अपने शरीर को देख रही थी, जिस पर तरह तरह के खरोंच लगे थे। ऐसा लगता था जैसे वो अभी ताजे ही हैं। आज उसका रोने का मन हुआ, पर रो भी नहीं सकती। राहुल ने रोने से जो मना किया है, फिर भी उसकी आंखों से उन बूंदों की बारिश साफ दिखाई दे रही थी, जिससे शायद वो छिपाना चाह रही थी। कानपुर की वो हवाएं उसके शरीर को चीर रही थी। पास में पड़ी क्रीम लेकर उसे जख्मों पे लगाने लगी और पुरानी स्मृतियों में खो गई। पूजा के पिता दिनेश सक्सेना एक साधारण परिवार से थे। उनका घर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में था। यहीं पर उनके बचपन के दोस्त विनय गुप्ता का घर भी था। उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा थी कि बगैर रात को वो एक दूसरे से बात किए सो नहीं पाते थे। समय के साथ साथ उनकी दोस्ती भी गहराइयों को छूती चली गई। विनय गुप्ता का एक लौता लड़का था राहुल, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। पूजा भी अपने घर में सबकी लाडली थी, एकदम गोरी सी। उसके गालों पर एक छोटा सा तिल था, जो उसकी सुंदरता पे चार चांद लगाता था। राहुल और पूजा बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों परिवारों का आना जाना लगभग आम सा था। पूजा तो हमेशा राहुल के लिए तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाया करती थी। उसका पक्का दोस्त था राहुल। पूजा की बहन प्रिया कभी कभी राहुल से जलती थी और हमेशा पिताजी से शिकायत करती कि पूजा दी मुझे ज्यादा प्यार नहीं करती, वो तो राहुल को मुझसे ज्यादा मानती है। दिनेश सक्सेना अपनी छोटी बेटी के इस सवाल से हंसना शुरू कर देते। राहुल भी पूजा को बहुत मानता था, लेकिन उतना नहीं जितना पूजा। लेकिन उनके पिता की तरह उनकी दोस्ती भी समय के साथ बढ़ने लगी थी। राहुल के कॉलेज में एक लड़की थी, रुचि, जिससे राहुल बहुत प्यार करता था। लड़की कुछ ज्यादा मॉडर्न टाइप की थी, इसीलिए वो राहुल के झांसे में आने वाली नहीं थी। राहुल उसकी खूबसूरती पे फिदा था और अंदर ही अंदर उसे शादी के सपने देखने लगा था। उसने पूजा से कहा कि वो लड़की से बात करे, क्योंकि पूजा भी उसी लड़की के साथ पढ़ती थी। ये बात सुनकर पूजा को बहुत दुख हुआ। बात क्या थी ये नहीं पता, लेकिन राहुल की खुशी के लिए वो बात करने के लिए राजी हो गई। यार अब तो तेरी गाड़ी निकल पड़ेगी, करण ने राहुल की पीठ थपथपाते हुए जोर देकर कहा। पूजा जरूर मना लेगी उसे। राहुल ने कहा, हाँ यार, पूजा तो किसी को भी मनाने में सबसे आगे रहती है, हमेशा ही। काश आज भी वो कामयाब हो जाए। पूजा ने रुचि को, जो अपने ग्रुप में हंसी ठिठोली कर रही थी, इशारा किया कि वो उससे बात करना चाहती है। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो पूजा? रुचि ने अपने बालों को झटकते हुए कहा। पूजा ने कहा, रुचि तुम राहुल को जानती हो ना? रुचि, वो फट्टू? हाँ यार जानती हूँ, साला कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। सुना है तुम्हारा दोस्त है। पूजा ने कहा, वो तुम्हें पसंद करता है, उससे बात कर लो एक बार। बात को बीच में ही काटते हुए रुचि बोली, ओ हेलो, मेरे टाइप का नहीं है वो। मेरे आगे पीछे बहुत लड़के पड़े हैं, तो क्या सबको अपना बॉयफ्रेंड बनाती चलूं? वैसे भी उस फट्टू में इतना दम नहीं है कि ये बात आकर खुद से कहे। एक लड़की का सहारा ले रहा है, साला। पूजा ने कहा, गाली क्यों दे रही हो? अगर बात नहीं करनी तो साफ साफ मना कर दो। वैसे बहुत अच्छा लड़का है वो, एक बार मिलके तो देखो। इतना ही अच्छा है तो तू ही रख, मेरे पास बहुत है। तिल मिलाते हुए रुचि वहां से निकल गई। राहुल और करण दूर से ही ये नजारा देख रहे थे, लेकिन बस देख रहे थे, कुछ सुन नहीं पाए। पूजा के आने पर राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ, क्या कहा उसने? पूजा ने ना में सर हिलाया। कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। राहुल कुछ सुनने के मूड में भी नहीं था, तुरंत वहां से निकल गया। पूजा भी राहुल के दुख को समझ रही थी, लेकिन करती भी क्या? कितना कुछ सुनाया था रुचि ने, अगर सब कुछ बता दी तो वो कितना दुखी होता। यही सोचकर वो चुप रह गई।
जैसे वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, करण ने पूजा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींच के कॉलेज के पीछे वाली गली में ले गया। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? पूजा ने हाथ छटकते हुए कहा। करण ने कहा, इस राहुल के चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? ये तो कमबख्त ऐसी लड़की के पीछे जा रहा है जो इससे क्या किसी से भी प्यार नहीं करती। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं कई सालों से, जब से तुम्हें देखा है। चुप रहो, दूर हटो मुझसे, पूजा रोते हुए बोली। चुप क्यों रहूं? तुम भी तो राहुल का प्रपोजल लेकर उस लड़की के पास गई थी। तुम्हें तो पता होगा कि प्यार में कितना दर्द होता है। मेरे दर्द की परवाह करो, मैं तुम्हें तन और मन दोनों से चाहूंगा, करण ने कहा। मैंने कहा छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे, कोई आ जाएगा। लेकिन करण पे उस रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। पूजा की खूबसूरती को देखकर उसका हाथ कहीं गलत जगह पड़ता ही जा रहा था। हटो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। प्यार समझते हो क्या होता है? ये प्यार होता है? जबरदस्ती खींचकर यहाँ इस तरह से ले आए। तुम्हें प्यार नहीं, हवस का बुखार चढ़ा है, पूजा ने गुस्से भरी आवाज में कहा। लेकिन करण उसकी बातों को जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसके होंठ आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक जोर से तमाचा उसके गाल पर पड़ा। करण लगभग गिरते गिरते बचा। दुष्ट, दूर रहो हमसे। राहुल के दोस्त नहीं होते तो इस गलती के लिए तुम्हें जेल पहुंचवा देती, समझे? और आइंदा मेरे आसपास भी मत दिखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, पूजा ने हाथ दिखाते हुए कहा। साली, गलती कर दी तुमने चांटा मार के। तुझे तो एक दिन सबक सिखा के रहूंगा। बहुत घमंड है ना तुझे तेरी खूबसूरती पे। इसी खूबसूरती पे एक दिन तुझे पछतावा होगा, जख्मी शेर की तरह करण चीखा। पूजा वहां से तुरंत निकल गई। घर पे पहुंचते हुए वो तुरंत कमरे में चली गई। प्रिया बाहर से दरवाजा पीट रही थी। दी, दरवाजा खोलो। लेकिन पूजा ने दरवाजा नहीं खोला। प्रिया ने कहा, दी निधि आई है, उनसे बात कर लो कम से कम। इसके बाद क्या हुआ? क्या पूजा ने निधि से बात की? क्या पूजा ने दरवाजा खोला? जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना पॉकेट एफएम विद मी नेहा, जो आपको सुना रही है कहानी निशब्द, प्यार की एक खामोशी। पूजा डरी हुई सहमी हुई आकर अपने कमरे में बंद हो गई थी और दरवाजा भी नहीं खोल रही थी। चलिए जानते हैं क्या पूजा ने निधि के लिए दरवाजा खोला। हेलो, आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा, आपको सुना रही हूँ एक कहानी निशब्द, प्यार की एक खामोशी। प्रिया ने कहा, दी निधि आई है, कम से कम उनसे तो बात कर लो। पूजा, दरवाजा खोलो, मैं निधि। तभी दरवाजा खुलता है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? निधि ने पूछा। पूजा ने निधि को बुलाकर दरवाजा फिर से बंद कर लिया। अरे मुझे भी अंदर ले लो, प्रिया बोली। बाद में आ जाना बाबू, पूजा ने कहा। ठीक है दी, आप दोनों ही बात करो। मेरा क्या, वैसे भी आप तो मुझसे प्यार करती ही नहीं। अंदर पूजा ने निधि को गले लगाकर सारी बात बताई कि कैसे उसे करण ने पकड़ा था। निधि ने कहा, रुको, मैं राहुल से बात करती हूँ। पूजा ने कहा, नहीं, जाने दो, वैसे भी वो बहुत परेशान है, उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। निधि ने कहा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। पूजा ने कहा, मैंने उसे सजा दे दी है, अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। पूजा ने निधि से विनती की कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, वरना सब उसे ही गलत समझेंगे। आज रात को पूजा प्रिया के कमरे में आई। प्रिया सो रही थी। एकदम बच्चों जैसी हरकतें करती है ये लड़की। अब 16 साल की लड़की भी कहीं सोते वक्त अंगूठा चूसती है। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का। पूजा सोती हुई प्रिया के माथे को सहलाते हुए उसकी अलमारी में पड़ी अपनी वो डायरी जिसमें वो अपनी सारी बातें लिखती थी, लिख रही थी कि आज पूरा दिन क्या क्या हुआ उसके साथ। अभी वो अपनी डायरी कंप्लीट कर ही चुकी थी, तभी प्रिया उठ गई। दी, आप आ गई? हमेशा आप मुझे छोड़ के चली जाती हो। आपको मैं कितना प्यार करती हूँ, और आप राहुल को। जब आप कोई जिसे आप प्यार करती हैं नहीं प्यार करेगा तो आपको पता चलेगा मुझे कितना दुख होता है। प्रिया ने रोने की तरह मुंह सिकोड़ा। अले मेरी प्याली बच्चू, तुझसे मैं नाराज हो सकती हूँ? तू तो मेरी गुड़िया है, जादू की पुड़िया है, पूजा ने पुचकारते हुए कहा। अब मुझे मक्खन मत लगाओ। वैसे भी मैं आपसे गुस्सा कभी ज्यादा समय तक रह ही नहीं सकती, प्रिया ने कहा। दोनों एक दूसरे से लिपट गई।
पूजा कमरे में बैठी सोच रही थी, राहुल पे क्या बीत रही होगी। एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। उसने राहुल को फोन लगाया। हेलो राहुल। राहुल ने गुस्से में कहा, फोन रखो, मुझे बात नहीं करनी। पूजा, मैंने क्या किया? मुझ पे क्यों गुस्सा हो? सुनो, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। राहुल, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। पूजा ने जोर देकर कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही राहुल ने फोन काट दिया। पूजा ने सोचा, मुझ पे क्यों गुस्सा है? मैंने तो वही किया जो उसने कहा था। तब तक राहुल के पिता विनय गुप्ता जी पूजा के घर आए। पूजा ने उनका पैर छुआ। अंकल, पापा को मैं बुलाती हूँ, आप बैठो। मम्मी देखो, अंकल आए हैं। प्रभा जी, दिनेश सक्सेना की पत्नी, आ रही थी। नमस्ते, कैसे हैं भैया जी? प्रभा जी ने कहा। ठीक है भाभी जी। कहाँ है मिस्टर डिश, यानी कि दिनेश सक्सेना? आ ही रहे होंगे। और बताइए कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? प्रभावती देवी ने पूछा। सब कुशल है, हमारी मिसेस तो आपको बहुत याद करती हैं, खासकर पूजा और प्रिया को। हंसते हुए उन्होंने कहा। तो लाना चाहिए था ना, प्रभा देवी ने कहा। अरे वो बाद में आ जाएंगी, शायद कुछ काम था उन्हें, विनय गुप्ता जी ने कहा। तब तक दिनेश आ जाते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं। आज बड़े दिनों के बाद मिले यार, दिनेश ने कहा। आज खुशी की बात थी तो आ गया, विनय ने कहा। तब तक पूजा चाय और पालक के पकौड़े, जो विनय अंकल के फेवरेट थे, लेकर आई। बातें बाद में करिएगा, आप लोग पहले से खा लीजिए, पूजा ने जोर देकर कहा। दिनेश ने कहा, मेरी बेटी का ऑर्डर है, अब तो खाना ही पड़ेगा। सब हंसने लगे। मैं भी खाऊंगी, चिल्लाते हुए प्रिया भी दिनेश के कंधे पे झूल गई। अरे देख रहे हो विनय, मेरी एक ऐसी लड़की है जो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन काम बिल्कुल बच्चों जैसा है। लेकिन बच्ची तो बहुत प्यारी है, एकदम मासूम, अपनी पूजा की तरह। प्रभा देवी पूछने आई, भाई साहब आप कोई खुशी की बात कर रहे थे? विनय सक्सेना, हाँ भाभी जी, आज सुबह एक कॉल लेटर आया था कानपुर से। राहुल को एक अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर आया है, उसकी बीटेक की डिग्री के आधार पे। अरे वाह यार, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी तो वो एमटेक भी कर रहा है, दिनेश ने उछलते हुए कहा। अरे वो सब साइड वाइड में कर लेगा, कह रहा था अब कॉलेज नहीं जाएगा, वो कानपुर ही जाएगा, विनय ने कहा। बढ़िया है यार, आने दो से एक बार भी फोन नहीं किया उसने, न ही घर पे आया। आएगा तो सबसे पहले उसके कान खींचूंगा, दिनेश ने कहा। पूछा भी ये सोच के खुश थी कि चलो उसकी लाइफ बन गई, वो हमेशा खुश रहे, उसे और क्या चाहिए। रही बात उस लड़की की, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसे, फिर भूल जाएगा। आज उसके लिए उसका फेवरेट आलू की पूरी बनाऊंगी, शायद उसे खाकर वो खुश हो जाए और अपना गुस्सा भूल जाए। जैसे ही वो मुड़ी, तभी प्रिया ने टोकते हुए कहा, पापा मम्मी वो देखो किचन में फिर जा रही है, राहुल के लिए कुछ बनाने। पूजा ने आंखें दिखाते हुए, नहीं पापा ये झूठ बोल रही है, मैं तो यही हूँ। अरे तुम दोनों अपनी चिक पिक बंद करो, प्रभावती देवी ने कहा। विनय गुप्ता दिनेश का हाथ पकड़कर बोले, यार एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। कैसी बात कर रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है जो आज मानूंगा? कहो क्या कहना चाहते हो? विनय सक्सेना, मैं चाहता हूँ कि पूजा मेरे घर की बहू बने। अगर वो मेरे घर आ जाएगी तो हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में तब्दील हो जाएगी, राहुल की जिंदगी भी सुधर जाएगी। पूजा रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी है और पूरे परिवार को जोड़े रख सकती है। और एक बाप को क्या चाहिए कि उसके बच्चे खुश रहें। वैसे भी दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमारी तरह एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं। दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये कास्टिज्म, उन्होंने कहा। अरे जातिवाद की दीवार टूट गई, हमारी दोस्ती से बड़ी थोड़ी है, विनय ने कहा। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। पूजा ये बात सुनकर शर्मा गई और दौड़कर किचन में चली गई। दी देखो फिर भाग गई, अब तो मैं अकेली हो जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, राहुल अब मेरे जीजू होंगे, चलो अच्छा ही है, दी को वो पसंद भी है। फिर खिलखिलाते हुए उधम मचाने लगी। चुप कर, बहुत बोलती है, जा किचन से कुछ मीठा लेकर आ, जल्दी जा, प्रभा ने कहा। ठीक है मम्मी, प्रिया किचन में जाते हुए बोली। प्रभावती देवी की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे, लेकिन ये बेटी की विदाई के आंसू थे, ये अच्छा परिवार मिलने के, ये पहचान नहीं आ रहा था। इसके बाद क्या होता है पूजा और राहुल की जिंदगी में, जानेंगे अगले एपिसोड में।
सुनते रहिए आपका अपना पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा, आपको सुना रही हूँ एक कहानी, निशब्द, प्यार की एक खामोशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा, ले आई हूँ एक नई कहानी आपके लिए, जिसका नाम है निशब्द, प्यार की एक खामोशी। इसे लिखा है ज्ञानेंद्र मधेशिया ने और आवाज दी है मैंने। चलिए इसे आगे बढ़ाते। पूजा ये सोच रही थी कि राहुल सच में क्या उससे शादी करना चाहता है। उसने राहुल को फोन किया। हाँ कहो, क्यों फोन किया? उधर से राहुल बोला। पूजा ने कहा, बस बात करनी थी तुमसे, इसीलिए। आजकल घर नहीं आते हो ना? राहुल, पहले तुम ये बताओ कि तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कही? पूजा, तुम्हारे पापा घर पर आए थे, उन्होंने ही ये बात रखी थी सबके सामने। मैं भला उन सब की बात कैसे काट सकती थी? राहुल ने कहा, तुम्हें पता था ना मैं रुचि से प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने? आज तक मैंने तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखा। सबसे अच्छा दोस्त माना था तुम्हें, और तुमने मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। मेरे मम्मी पापा को आदर्श सती सावित्री के रूप में खुद को बताकर। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और अब तो तेरे से नफरत भी होने लगी है मुझे। तुम मुझे गलत समझ रहे हो राहुल, रोते हुए पूजा ने कहा। चुप, एकदम चुप। मेरे सामने झूठे घड़ियाले आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। फोन रख। राहुल ने फोन काट दिया। प्रिया ने देखा फिर से दी रो रही है। जी आपको राहुल जीजू कितना डांटते हैं, फिर भी आप उनकी सब बात चुपचाप सहन कर लेती हो और रोती हो। फिर ये डायरी लेकर बैठ गई। अरे चुप हो जाओ, मैं हूं ना, मैं उन्हें समझाऊंगी कि मेरी दी को डांटे नहीं, प्यार करे। प्रिया पूजा के आंसुओं को पोंछकर बोली। बदमाश। पूजा ने एक हल्की सी चपटी उसके गाल पर लगा दी। अब पूजा घर वालों का विरोध भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने पहले ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। सुहागरात की पहली ही रात को राहुल पीकर घर आया। सामान पैक कर लेना, कल कानपुर के लिए जाना है। ठीक है राहुल, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? छी, तुम शराब पीकर आए हो? पूजा ने अपनी नाक बंद करते हुए कहा। तो अब तेरी मर्जी चलेगी क्या? शादी हो गई है तो? साला एक तो मेरा बाप है जो जबरदस्ती मेरी शादी तेरे से करा दिया, और ऊपर से अब तुझसे परमिशन लूं? ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहे हो? अच्छे से भी तो बोल सकते हो। पूजा ने कहा। तुम मेरी प्रेमिका नहीं हो जो तुम्हारी पूजा करूं मिस पूजा। दोस्ती की है तो लाज रखी नहीं, और अब क्या करना बाकी है? पूजा का हाथ मरोड़ते हुए राहुल ने कहा। राहुल छो, क्या कर रहे हो? होश में नहीं हो अभी तुम। पूजा ने अपना हाथ छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश की। पापा ने जबरदस्ती ना की होती तो मैं तुमसे क्या, तुम्हारी परछाई से भी शादी नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ रुचि से प्यार करता हूँ, समझी? एक अच्छा खासा लड़का देख लिया तो मुझसे शादी के सपने देखने लगी, और अब जब सपने देख ही चुकी हो तो मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा कि सपनों को तोड़ा कैसे जाता है। राहुल ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। राहुल दरवाजा खोलो प्लीज, तुम अभी होश में नहीं हो। पूजा ने राहुल से पीछे की ओर जाते हुए कहा, जहाँ पीछे की ओर 2 टेबल और पास ही एक बड़ा सा बेड था। राहुल आगे बढ़ रहा था, तभी पूजा के हाथ से टेबल पर रखा हुआ दूध गिर गया। राहुल गुस्से में पूजा को पकड़कर दीवार के सहारे लगाते हुए उसके शरीर को नोचने लगा। उसने उसकी साड़ी जो मम्मी ने उसे अपनी शादी पे पहनाई थी, उसे फाड़ दिया और बेड पर पटक दिया। पूजा रोने लगी। चुप, एकदम चुप हो जाओ। श्श, एक भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारी। उस दिन करण नहीं मिला होता तो मुझे तो इस भोले चेहरे के पीछे का सच पता ही नहीं चलता। राहुल ने उसके बाल पकड़कर कहा। हमने क्या किया है? पूजा ने पूछा। तुम खुद नहीं चाहती थी कि मैं और रुचि एक हो। करण ने मुझे सब बताया कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही हो, इसीलिए तुमने उस दिन पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोला उसके सामने। साला तब से तुम मुझे देखती भी नहीं। तुमने ही उसे भड़काया है मेरे खिलाफ। पहले तो मुझे लगा था करण झूठ बोल रहा है, लेकिन जब घर पर आया तो पापा ने मुझे तुमसे शादी करने को बोला और अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की कसम दे दी। मैंने भी सोच लिया तुमसे गिन गिन के बदला लूंगा। अब बता क्या करूं तेरे साथ? राहुल उसके हाथों को मरोड़ते हुए बोला। राहुल, राहुल तुम गलत।
रोने लगी पूजा इतना कहते हुए। बाहर से आवाज आई, क्या हुआ, क्या टूटा? कुछ नहीं माँ, एक बिल्ली थी कमरे में, भगा दिया उसे, राहुल बोला। आज तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी वो हालत करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, समझी? उसे धक्का देते हुए राहुल बाहर चला गया। पूजा आज खुद को बहुत अकेला समझ रही थी। वो समझ गई कि करण ने जानबूझकर राहुल के कान भरे हैं, लेकिन राहुल को तो सोचना चाहिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो तो मुझे बचपन से जानता है, मुझे, मेरे स्वभाव को। आज पहली बार ही पूजा अपने शरीर को देख रही थी, जिस पर एक लंबे समय के बाद घाव दिख रहा था, वो भी एकदम साफ साफ। इसी तरह का पहला घाव उसे तब लगा था जब वो प्रिया की उम्र की थी। उस समय घर पर काम करने वाले उमा चाचा उसे तरह तरह के चॉकलेट जो उसे पसंद होते थे लाते थे और उसके बहाने उसे जगह जगह थे। पूजा को ये बहुत अजीब लगता। एक दिन उसने मम्मी को ये बात बता दी। उस दिन दिनेश जी ने उमा की खूब पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना की याद आज भी ताजा थी पूजा के दिमाग में, जिसे अनजाने में ही राहुल ने जीवन कर दिया था। बिस्तर के एक कोने में उसने खुद से ये सवाल पूछा, मेरी बात तो कम से कम सुन लेते एक बार। सुबह होते ही सास पूजा के कमरे की ओर गई। पूजा, दरवाजा खोलो बेटा, सुबह हो गई। पूजा तैयार होकर बाहर आई। अरे, मेरी बहू तो बड़ी ही समझदार है, सुबह ही तैयार हो गई। पूजा ने मम्मी के पैर छुए। हमेशा खुश रहो बेटा, तुम ये मत समझना कि ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, यहाँ तुम अकेली हो। मेरी एक भी बेटी नहीं है, आज से तुम मेरी बेटी हुई। पूजा की आंखों में दर्द के साथ अपनी नई माँ के प्यार की चमक दिखाई दे रही थी। प्रभा, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? दिनेश जी का ये प्रश्न सुनकर प्रभा देवी और जोर से रोने लगी, जैसा कि अक्सर आम औरतों का होता है। मेरी बेटी पता नहीं कैसी हो, सब उसे मानते तो होंगे ना? प्रभावती का ये प्रश्न स्वाभाविक था। हर माँ को अपनी बेटी जिसे वो दूसरे के भरोसे छोड़ रही हो, उसके बारे में चिंता होती है। अरे, बहुत खुश होगी वो, वैसे भी किसी दूसरे घर तो गई नहीं, अपने दोस्त के घर पर ही तो है। दिनेश जी ने उन्हें धीरज बंधाया। आप तो जानते ही हैं, कहने को तो प्रिया भी बच्ची है, लेकिन पूजा भी अभी बच्ची ही है। हाँ, कभी जिद नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों में उसका भोलापन साफ झलकता है। अपनी कोई भी परेशानी नहीं बताती, बस खुद में ही दबा के रह जाती है। कुछ भी हो, बस उसे भगवान खुश रखे, उसे कभी दुख ना हो जी। प्रभावती देवी फफक फफक कर रो पड़ी। दोनों को रोता देखकर प्रिया, जो अभी पढ़ने जाने वाली थी, वो भी रोने लगी। शाम को ट्रेन कानपुर के लिए जाने वाली थी। तैयारियां हो चुकी थी लगभग। तब तक सास ससुर दोनों को स्टेशन छोड़ने आए। राहुल को बुलाकर विनय ने कहा, बेटा, तुमने मेरी ये इच्छा पूरी करके मुझे बहुत बड़ा सुख दिया है। अब बस एक पोते की तमन्ना है, अगर वो पूरा कर सको तो, बाकी तुम्हारी मर्जी। एक बाप आखिर क्या होता है, एक बाप बनने पे ही पता चलता है। उसके बाद वो उससे कुछ भी कस्में लेने लगे, जैसे उसे खुश रखना, दुख मत देना और भी बहुत कुछ। राहुल ने कुछ कहा नहीं। ट्रेन तब तक आ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ? क्या राहुल ने अपने पिता को वो कस्में दी, या फिर